Hello students, myself Devendra sir, having 25-year experience to teach class 12 physics and 20-year experience to teach medical as well as JEE. राइट, मेडिकल वर्ड क्यों यूज किया है, नीट क्यों नहीं यूज किया? बच्चे सोच रहे होंगे नीट की जगह मेडिकल पुराना वर्ड है, बट 6-7 साल से पहले मेडिकल ही यूज करते थे क्योंकि नीट नहीं था। ऑल इंडिया मेडिकल एज वेल एज स्टेट मेडिकल डिफरेंट फॉर्म में हुआ करता था। अब कंबाइंड होने के बाद नीट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो अब 20 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर नीट नहीं कह सकते, ठीक है, उसमें मेडिकल इन्वॉल्व करना ही ठीक रहेगा। ओके, कोई भी एक्सपीरियंस बंदा इसको देखेगा तो कहेगा सर 20 ईयर से नीट कैसे पढ़ा रहे थे, क्योंकि नीट पहले था ही नहीं। क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, राइट। तो अब आप देखिए, अब स्पेशली मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में इससे पहले टोटली बिजी था, अभी भी बिजी हूँ, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा यूट्यूब पर बच्चों को मोटिवेट किया जाए, एंड फॉर दैट अब मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ यूट्यूब पर। मेरा मेन पर्पज है मेडिकल के बच्चों के लिए, राइट, एज वेल एज 12th में उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं लैकिंग करते हैं, राइट। अब आप देखिए लैकिंग, आप लोगों की मेडिकल के बच्चों की लैकिंग कहाँ रहती है वो मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। आफ्टर दैट अपने टॉपिक पर आता हूँ। टॉपिक देखने के बाद आप डिसाइड करिए, ठीक है, कि फिजिक्स में आपने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है। तो अब आप देखिए मेडिकल में फिजिक्स बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। बायोलॉजी बहुत अच्छी है, बट फिजिक्स की वजह से उनका सिलेक्शन रुकता है। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन है कि बच्चों को टेस्ट नहीं पता कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंडिंग करनी है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, पढ़ते चले जाते हैं, एंड आफ्टर दैट बह जाते हैं। और उसके बाद देन पढ़ने के बाद जब एग्जाम में बाइंड अप करने का नंबर आता है तो बाइंड अप नहीं कर पाते। जब तक आप अपनी स्टडी को बाइंड अप नहीं करोगे सक्सेस नहीं होती। पढ़ने से सक्सेस नहीं होती है, स्टडी को बाइंड अप करने से सक्सेस होती है, राइट। तो मेन पर्पस है हमारा यहाँ इस पर आने का, मेडिकल एज वेल एज वो बच्चे जो फिजिक्स में जाना तो चाहते हैं बट किसी ना किसी वजह से लैकिंग बनी रहती है, राइट। तो अब आप देखिए अभी 2022 में फिजिक्स का पेपर बचा हुआ है, तो मैं उन बच्चों के लिए नहीं, मैं उन बच्चों के लिए आया हूं जो 2023 में अपीयर होंगे, ठीक है। अब 22 का पेपर तो 20th को है, ठीक, उसमें तो आप जो पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज करिए, बट हम नेक्स्ट बैच की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली ब्रांच फिजिक्स की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो अब आप देखिए फिजिक्स में आप ध्यान रखिए, सबसे पहले टाइम दीजिए सबसे ज्यादा, जल्दी से मत आगे चले जाइए। अब आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब आप सोचिए कि इस यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों रखा गया? It is the branch of the physics in which we are studying about the charge, but charge is always in static position. Static का मतलब रेस्ट में होता है। That branch of the physics is called electrostatics. वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। क्लियर? तो अब इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, पर चार्ज स्टैटिक पोजीशन में होगा, दैट इज वाई इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? अब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पढ़ना, तो चार्ज से पहले आप देखिए मैं जाता हूं 11th क्लास पर। क्यों जाता हूं 11th क्लास पर? क्योंकि आप रूट से स्टार्ट करोगे किसी चीज को तब तो रोक पाओगे, बीच से पढ़ना स्टार्ट करोगे कंफ्यूजन से स्टार्ट हो जाएंगे। 11th क्लास पर, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का कंपोजिशन एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से हुआ है। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं, राइट। तो अब आप देखिए चार्ज सॉलिड में भी आएगा, चार्ज लिक्विड में भी आएगा, चार्ज गैस के अंदर भी आएगा, और ये सारे मैटर किससे बने हैं? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसका नाम क्या है? एटम। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस बच्चे को एटम के बारे में नहीं पता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहा है, दैट मींस बेकार की बातें, आगे के सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो यूजलेस है, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक जो छोटे क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है एटम के बारे में, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वीआईपी पार्टिकल। क्लियर? तो अब आप देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने छोटे से टॉपिक से, जिसका नाम है एटम, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ब्रीफिंग में देखिए आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी यूनिट है, बट यहां पर शॉर्ट में आपको बता रहा है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, दैट इज एटम। अब एटम की जो शेप है वो स्फेरिकल है। स्फीयर जब बोर्ड पे ड्रा होता है वो सर्कल दिखेगा, ठीक है। अब आपने दिमाग में इमेजिन करना है कि स्फीयर एक बॉल है, जिस बॉल से आप बचपन में खेले हैं, ठीक है, ये वो बॉल है, ठीक। इस स्फीयर का जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस नाम दिया गया है, ठीक। इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स,
एंड थर्ड पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक, एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने पाथ में रिवॉल्व करता है। इन पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो उसकी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग पढ़ने के बाद जॉब में आते हैं तो कैटर 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 का जो लिविंग स्टेटस है उनको कहीं और रखा जाएगा, क्लास 2 को कहीं और रखा जाएगा, क्लास 3 को कहीं और रखा जाएगा, क्लास 4 को कहीं और रखा जाएगा, मिला नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जिस इलेक्ट्रॉन के पास जैसी एनर्जी है उसको उसी ऑर्बिट में रखा जाता है। अपनी मर्जी से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट डिसाइड नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उसका पाथ डिसाइड होता है, इसको आप ऑर्बिट कहते हैं, राइट। अब किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है, इस नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं, राइट। किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है, इस नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और इस पर चार्ज है -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर चार्ज है +1.6 into 10 to the power -19 कूलम। किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल है दैट मींस एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं 20 से मल्टीप्लाई करिए, 20 प्रोटॉन्स हैं 20 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, एटम पर नेट चार्ज कितना आएगा? 0। अब एटम पर अगर नेट चार्ज 0 आएगा दैट मींस एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नेचर में, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर जितने भी मटेरियल्स बनाए हैं, आप, हम, टेबल, चेयर, आपके सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब न्यूट्रल हैं, राइट। तो अब ये न्यूट्रल हैं, हम लोगों ने रिसर्च कर डाली जिसकी वजह से अब आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा चार्ज है और कौन सा चार्ज नहीं है। तो नेचर ने हम सबको क्या बनाया है? न्यूट्रल। क्लियर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है, स्टार्टिंग होती है आपकी यहां से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता लग चुका है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव इतना और प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव इतना। अब आप देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा है कोहेसिव फोर्स एज वेल एज एडहेसिव फोर्स। Cohesive force is the force of attraction between the same kinds of molecules and adhesive force is the force of attraction between the different kinds of molecules. Naturally, ठीक है, नेचर ने डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में भी अट्रैक्शन बनाया है जिसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब अगर आप दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि इनके बीच भी अट्रैक्शन है जिसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है, मिलाने के बाद अगर आप इनको अलग करोगे, अलग करना चाहोगे तो ये अलग नहीं होना चाहेंगे, ठीक है, जुड़े रहना चाहेंगे। अगर आप अलग करते हो किसी फोर्स से, ठीक है, तो ये रुकना चाहते हैं। रुकने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है इसको आप फ्रिक्शन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जन्म कैसे हुआ, फ्रिक्शन क्रिएट कैसे हुई? क्योंकि दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल जब आपस में कांटेक्ट में आए, उनमें अट्रैक्शन बना, अब वो जुड़े रहना चाहते हैं। अगर आप उनको अलग करते हो तो वो रोकने के लिए फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो अब आप देखिए, अगर हम दो ऑब्जेक्ट ए और बी, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको आप आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, आपने इनको आपस में कांटेक्ट में लिया। जब कांटेक्ट में लिया, ठीक, या फिर इनको आपस में रब कर दिया, कांटेक्ट में लिया या फिर उसमें आपने रब कर दिया, तो रब करने पर क्या हुआ, ठीक है, इनमें जो अट्रैक्शन था उसकी वजह से हो सकता है कि ए ने इलेक्ट्रॉन खो दिए, बी ने उनको गेन कर लिया। अब ए ने इलेक्ट्रॉन को खो दिया और बी ने गेन कर लिया, तो अब ए ने अगर इलेक्ट्रॉन को खो दिया तो इसका मतलब एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, ठीक है, ए पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई और बी पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए। अब आप देखिए, किसी भी मटेरियल पर जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट हो जाता है, डिफर हो जाता है, तब ये मटेरियल चार्ज मटेरियल कहलाता है। और जब तक किसी मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल रहता है तब तक ये न्यूट्रल मटेरियल कहलाता है। क्लियर। तो अब आप देखिए, अगर ए ने n इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और बी ने n इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, ठीक है, अब आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बट ई का जो मैग्नीट्यूड है 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है, -19 है ये। तो अब आप देखिए,
ये जो आपके पास ए है, ए पर जो चार्ज आएगा दैट इज q इज इक्वल टू प्लस एनी, और बी पर जो चार्ज आएगा वो q इज इक्वल टू माइनस एनी। ए पर चार्ज आएगा प्लस एनी और बी पर कितना आएगा माइनस एनी। जितने इलेक्ट्रॉन्स ए ने लूज किए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स बी ने गेन किए हैं। जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है, जहां भी जाएगा नेगेटिविटी फैलाएगा, जहां से हटेगा पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप रोकने का तरीका सीखिए। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचेगा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और जहां से हटेगा वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पर जब क्रिएट हुआ, इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट था 11th क्लास का, जिसका नाम था फ्रिक्शन। इसलिए इस 12th में इस टॉपिक को नाम दिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मैंने आपको पहले टॉपिक का नाम नहीं लिखवाया और ना ही यहाँ पर मैंने आपके सामने हेडिंग डाला कि टॉपिक चल रहा है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आप खुद पहुंचे इस चीज पर कि यहाँ जो दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्रिएट हुआ है, वो चार्ज क्रिएट होने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? 11 का कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शन। टॉपिक का नाम पड़ा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब इसको अगर आप डिफाइन करेंगे, कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? When two bodies are comes in contact or rubbed with each other, then due to transfer of electrons, bodies are gained the charge. Phenomenon is called frictional electricity. The body which is having the deficiency of electrons said to be positively charged body, and the body having the excess of electrons said to be negatively charged body. And the charge found on the body is given by general formula create होता है Q is equal to plus minus n. And number of electrons either loses by the body or gained by the body. अब ये आप अपने लॉजिक से कॉन्सेप्चुअली डिसाइड करोगे कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या गेन हुए हैं। कोई फार्मूला नहीं बताएगा कि आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर निकालना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं, a body having the deficiency of 10 to the power 6 electrons, having the deficiency of 10 to the power 6 electrons, find the charge and nature of charge on the body. ठीक, अब नेचर के लिए आपको सोचना है कि डेफिशिएंसी है तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ठीक, n होगा 10 टू द पावर 6 और आप चार्ज फाइंड आउट करेंगे q इज इक्वल टू n की जगह 10 टू द पावर 6 और e फिक्स है 1.6 into 10 टू द पावर -19। यहां जो मल्टीपल आएगा वो क्या कहलाएगा? इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कहलाएगा। दूसरी चीज, जब आप हमारा वीडियो देखें, अगला वीडियो भी होगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आप कॉपी और पेन लेके देखें। आप इसको हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी की तरह ना सुने कि आए लेक्चर दिया और चले गए। आप इन्वॉल्व होइए। फिजिक्स पढ़ने से नहीं होती, फिजिक्स करने से होती है। आप हमारे साथ इन्वॉल्व होइए, कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। एंड आफ्टर दैट उस डिक्टेशन को सुनिए, लिखने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, स्टेप आप पे छोड़ूंगा, स्टेप आप कंप्लीट करिए अपने आप। जैसे कि लाइव क्लास आपकी चल रही है, तब आप इसको एग्जैक्ट एडवांटेज उठा पाओगे। आपने यहाँ बोर्ड से सुना, मैंने आपके सामने 25 मिनट बोला, एंड आफ्टर दैट आप सुन के चले गए, नहीं रुकने वाला है। ठीक, फिजिक्स इज बाय डूइंग नॉट बाय रीडिंग। पढ़ने से नहीं होती, करने से होगी। क्लियर? तो अब आप देखिए, आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। कौन सा? एक पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इतना कंप्लीट होने के बाद आपने ये सब पढ़ लिया। यहां तक पढ़ने के बाद बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। यहां तक पढ़ने के बाद इतनी लेवल की, बट यहां तक पहुंचने के बाद भी बोर्ड का क्वेश्चन अभी डिसाइड नहीं हुआ। जहां से सीबीएसई क्वेश्चन डिस्कस करती है वहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे। अब सीबीएसई जहां से क्वेश्चन डिस्कस करती है, आप देखिए वो थोड़ा सा अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद फिजिक्स का जो पेपर होता है वेल डिसाइडेड होता है, वेल डिफाइंड होता है। अंदर से फिजिक्स आती है, जिस बच्चे को अंदर से फिजिक्स आती है, जिसकी फिजिक्स फीलिंग है, उस पेपर को एंजॉय करेगा। और जो रट के पहुंचता है वो पेपर उसको डिफिकल्ट लगेगा। राइट, तो मैं आपसे कह रहा हूं, यहां तक पहुंचने के बाद भी अभी बोर्ड का कोई क्वेश्चन डिसाइड नहीं हुआ। अब आप देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में आपके जो क्वेश्चंस क्रिएट होंगे वो बोर्ड के क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। और वो कैसे क्रिएट होंगे, देखिए आप टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का फार्मूला आ चुका है, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब इस q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी से जहां से बोर्ड ने क्वेश्चनिंग की है, वहां पर उस टॉपिक में मैं आगे जाता हूं। और इसी फार्मूले पर जहां पर नीट ने या जेई ने क्वेश्चनिंग की है, इसी फार्मूले पर वो मैं आपको बताता हूं। राइट, तो देखिए,
अब आप देखिए हमारे पास रिजल्ट है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, किससे आया है? फ्रिक्शन से। ठीक, हमारा टॉपिक था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ए और बी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, ए को चांस मिला या बी को चांस मिला? ए को चांस मिला कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़े और बी को चांस दिया कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, बट कह दिया गया कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, आप मिनिमम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। तो अब आप सोचिए कि अगर ए को चांस दिया जाए कि वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने छोड़ सकता है? ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप सामने क्लास में होते तो मैं हर बच्चे से क्वेश्चन इंडिपेंडेंट पूछता और आपके बारे में सोचता कि आप क्या सोच रहे हो, बट थोड़ा सा आपने सोच लिया होगा। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर लूजेस बाय द बॉडी और गेन्ड बाय द बॉडी इज 1। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये जो रिजल्ट है इसमें n मिनिमम कितना हो सकता है? 1। मींस किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा -e और पॉजिटिव होगा +e। इस e की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो मिनिमम चार्ज होगा दैट इज -e और +e। ठीक है, बोर्ड ने पूछा है व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज? आप सब कुछ पढ़ के पहुंच गए, आपको ये नहीं पता फंडामेंटल चार्ज क्या होता है और एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 11th क्लास में आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हो। ठीक है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपने मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है। ठीक है, सामने होते तो मैं आपसे पूछता, बट ठीक है पूछ नहीं सकता क्योंकि आप वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है भाई, मैं बताता हूं आपको वो फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्रेस्ड होती हैं, सेल्फ एक्सप्रेस्ड, सेल्फ डिपेंड होती हैं। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जहां से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप इंग्लिश स्टार्ट करते हो 26 लेटर्स से, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल लेटर्स। आपने नाम लिखना है, सेंटेंसेस लिखने हैं, आगे बढ़ना है, तो इन 26 लेटर्स के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल लेटर्स। ऐसी 11th क्लास में आपने लेंथ, मास, टाइम, 3 नाम ले रहा हूं, बाकी आपको नहीं पढ़ा रहा है 11th। क्लियर? तो लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, क्या थे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब लेंथ इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, पर आपको लिखना है स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब लेंथ अपॉन टाइम। इसके बिना दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स में नहीं बनती है, राइट? तो लेंथ, मास, टाइम को निकाल दीजिए एंड आफ्टर दैट आप सोचिए कि मैकेनिक्स में अदर फिजिकल क्वांटिटीज को आप पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जस्ट लाइक दैट, किसी भी बॉडी पर अगर आपको चार्ज डिसाइड करना है तो ई को छोड़ दीजिए एंड आफ्टर दैट उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिसाइड करिए, नहीं कर पाओगे। तो आप ई को इग्नोर करके आप चार्ज डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो ई है यही फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज है। अब एक स्टूडेंट इसको बताता है, फंडामेंटल चार्ज की स्टेटमेंट बोलता है, द मिनिमम चार्ज फाउंड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। करेक्ट आंसर। दूसरा इसको बोल देता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्रोटॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, आल्सो करेक्ट आंसर। तीसरा कहता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, इट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट कहलाएंगे। जब आप बोर्ड में आंसर दे रहे होते हैं, एट द टाइम आपका मीनिंग निकल के आना चाहिए। आप अपने फॉर्म में आंसर दे सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन को पकड़ के आपको आंसर देना होता है, इसलिए वहां आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, बट पता सब कुछ होना चाहिए। तो अब आप देखिए, बोर्ड ने पूछा है फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। पता लग गया आपको फंडामेंटल चार्ज क्यों इसको नाम दिया गया है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एक्सप्रेस्ड है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हमने चार्ज लिखा तो इसकी हेल्प से लिखा, बट इस पे जो चार्ज था वो सबसे पहले डायरेक्ट लिख दिया गया। इसका मतलब जो सबसे पहले आया उसका नाम क्या होना चाहिए? फंडामेंटल चार्ज। इस ई को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द सिंबल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, स्मॉल ई। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Clear? That is the question discussed by the CBSE board. And after that,
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस्ड बाय द सीबीएसई, डिफाइन 1 कूलम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में 1 कूलम डिफाइन कर दीजिए। अब आप रट के बैठे हो सारी चीजें। उसने क्वेश्चन किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करिए। ठीक है, अब 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, रटा हुआ फेल हो गया। अब यहाँ पर आपको अपने थोड़े कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, बट अगर आप किसी एक्सपीरियंस टीचर के कांटेक्ट में हैं, जो टीचर आपके सामने बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए के बाद क्वेश्चन जो होंगे वो टीचर को सुनने से होंगे, कॉपी करने से नहीं होंगे। क्लियर? तो अब आप देखिए आगे आते हैं जिसमें आपने 1 कूलम चार्ज को बताना है बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना। तो मैंने आपसे कहा कि खुद स्किल बनिए, स्किल अपनी खुद क्रिएट करिए और टीचर से अलग कुछ करके दिखाइए। ठीक है, राइट। तो अब आप देखें यहां पर Q इज इक्वल टू N यूज करते हैं। अब आपसे कहा गया 1 कूलम चार्ज, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू N इंटू E। N इज इक्वल टू 1 अपॉन E, अब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अगर आपने एक बार घर में नहीं किया हुआ है, 2 बार घर में नहीं किया हुआ, एग्जाम में पैनिक हो जाओगे, तो डिवाइड करने में गलती हो सकती है। ठीक, 5% डिवाइड करेंगे, 95% गलत कर देंगे। क्लियर? तो अब आप 1-2 बार घर में आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ पर जो नंबर आएगा दैट इज 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। अब ये क्वेश्चन जेई एज वेल एज नीट एज वेल एज क्लास 12 पेपर्स में आप उठा के देख लीजिए। प्रीवियस पेपर्स देखिए, अगर कोई बच्चा जेई और नीट का अगर इस वीडियो को देख रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा किसी ना किसी ईयर में। राइट? तो अब 1 कूलम चार्ज क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, इट हैज 1 कूलम ऑफ चार्ज, उस पर कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। क्लियर? अभी भी आपका जो क्वेश्चनिंग है वो सीबीएसई एज वेल एज अदर एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक पर बाकी है। नेक्स्ट, अब आप देखिए अगेन Q इज इक्वल टू N फार्मूले पर आते हैं। छोटा सा एक फार्मूला लिखा है पर कितने सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। Q इज इक्वल टू N। क्लियर? अब टॉपिक है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन 3 बार बोल चुका आपके सामने। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 2 ऑब्जेक्ट से, ठीक है, फ्रिक्शन। अब आप देखिए इस फार्मूले के अंदर A से B में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या फ्रैक्शन फॉर्म में जा सकते हैं? फ्रैक्शन का मतलब 3/2 1.5, 5/2 2.5, 7/2 3.5। इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं ट्रांसफर हो सकता। जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आइदर 1 आइदर 2 आइदर 3, ठीक, 1 2 3 फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर जो आपके पास रिजल्ट है Q इज इक्वल टू N, इस फार्मूले के अंदर N कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता। E फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसके साथ जो N मल्टीपल है, इंटीजर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। रटिए मत, किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, चार्ज फाउंड ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ N। ठीक है, where N is integer, this property of the charge is called quantization of charge। और दूसरा स्टेटमेंट, चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड indefinitely, it is always integral multiple of N, where N is integer, this property of the charge is called quantization। अच्छी इंग्लिश है, कर सकते हो, बट नहीं अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में जरूरत नहीं है अंग्रेज बनने की। सीधी सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा लिख देता सीधे Q is equal to plus minus N, where N is equal to 1 2 3 and so on। Q is equal to plus minus N, बोर्ड में आप आंसर दे रहे हैं और आप लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे। Q is equal to plus minus N और उसने लिख दिया N is equal to 1 2 3 and so on। This property of the charge is called quantization of charge। नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे। क्लियर? नाउ जहां से क्वेश्चनिंग हुई वो मैंने आपको बताया, either in JEE as well as CBSE। What is fundamental charge? Define 1 coulomb in terms of number of electrons। Quantization of charge। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोर्ड में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी, बट अगर यही क्वेश्चन जेईई और नीट में है तो इस पर क्वेश्चन कैसे होगा? क्वांटाइजेशन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो आपकी स्किल चेक करेंगे कि क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो या नहीं। ठीक,
तो देखिए हम आपके सामने क्वेश्चन फॉर्म में ला रहे हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सी चार्जेस पॉसिबल नहीं है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल और विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपका फिट हो जाएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। देखिए भाई फर्स्ट चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -23 कूलम। सेकेंड चार्ज है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -21 कूलम। थर्ड चार्ज है 8.0 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। एंड फोर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -24 कूलम। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस, ठीक है, आपका क्वेश्चन मैंने आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। तो यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा। ठीक है, आप डिसाइड करके देखिए इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, तो कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। अब ये आपकी स्किल से सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप 2 मिनट देखिए और मैंने आपसे कहा कि जब नेक्स्ट वीडियो देखें कॉपी और पेन लेके बैठें। ठीक है, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा इस टॉपिक को एंड कंटिन्यू रखने के बाद फिर अपना डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। इससे पहले आप देख लीजिए, ठीक है, कुछ डिफरेंस फील है करें आप तो आप देखें, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, तो अब आप देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -23 कूलम, इसमें आप देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। चार्ज गिवन है, n निकालते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू q अपॉन e। ठीक है, q है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -23 अपॉन e है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब आप देखिए n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -23 प्लस 19, कितना बचेगा 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, आप क्या समझेंगे ये इंटीजर आ गया, बट ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। 10 टू दी पावर -4 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, इसको आप लिखेंगे 1/10 टू दी पावर 4। अब आप इसको डिवाइड करते रहिए, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप देखिए 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 ये फ्रैक्शन है, तो n कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, दैट मींस फर्स्ट चार्ज पॉसिबल नहीं है। सेकंड में आप देखिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक, -3 पावर मल्टीपल में है, आप इस नंबर को मत देखिए, ये भी फ्रैक्शन हो गया, नॉट पॉसिबल। आप थर्ड चार्ज पर आइए 8.0 इंटू 10 टू दी पावर -11, तो इसमें देखिए n इज इक्वल टू 8.0 10 टू दी पावर -11 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -11 प्लस 19। ठीक है, ये पावर क्या हो गई 5 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये इंटीजर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव पावर हो गई, ये इंटीजर हो गया। फोर्थ में जब आप जाओगे 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -24, ये फिर आपका रिजल्ट कितना आएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओनली थर्ड इज पॉसिबल। ठीक है, बाकी रिमेनिंग 3 आर नॉट पॉसिबल। अब डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दीजिए। अब जिस बच्चे को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर है उसको पता है, इस फार्मूले के अंदर q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी के अंदर n इंटीजर फॉर्म में होता है, उससे डिसाइड हो जाएगा कि इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे डायरेक्ट रट के कोशिश करते हैं कि ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है, क्यों भाई, उसमें गलती होगी। ठीक है, और आप कभी भी श्योर नहीं रहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से पकड़िए एंड आफ्टर दैट कॉन्फिडेंट रहिए। राइट, आप देखें छोटा सा टॉपिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड आफ्टर दैट उस टॉपिक पर क्वेश्चंस डिस्कस्ड बाय द बोर्ड एज वेल एज इन अदर एग्जाम्स, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पर पढ़िए,
पढ़ने के बाद जो उस पर क्वेश्चन जिस पॉइंट से क्रिएट होते हैं ये बहुत मस्ट होता है, राइट। सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है नीट वाले बच्चों के लिए। नॉर्मली क्या होता है नीट वाले बच्चों को लोग जेई की तरह पढ़ा देते हैं। जब जेई की तरह पढ़ा देते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, वो उतनी मैथमेटिक्स हैंडल नहीं कर पाते, उतनी मैथमेटिक्स की नीट वाले बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आई एम स्पेशली फॉर द नीट स्टूडेंट्स, मैं स्पेशली नीट के बच्चों के लिए आया हूं जिनकी मेजर प्रॉब्लम रहती है फिजिक्स। और बहुत बच्चों का सपना, ठीक है, डॉक्टर बनना टूटता ड्यू टू फिजिक्स, ठीक है। आप 3-4 लेक्चर्स के बाद डिसाइड करिए कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। 100% आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आप कहेंगे कि हम फिजिक्स कर पाएंगे नीट की। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देन आगे आपको नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगा उसके नेक्स्ट लेक्चर में, और 3-4 लेक्चर्स में कंटिन्यू करने के बाद फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं आपको प्रॉपर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।